गुड इवनिंग प्रेजेंटिंग ऑल डॉक्टर्स। मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, इंटरनेशनल फोरम प्रमोटिंग हिंदी क्षेत्र के 890 सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी इस अपने फोरम से अवगत होंगे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है। पिछले काफी समय से निरंतर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका हिंदी के अलावा इंग्लिश और मलयालम में भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है होम्योपैथ क्षेत्र के पहचान और बहुत सारे इच्छुक लोगों के ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच की एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें सही मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के वक्ता डॉक्टर अर्पणा संदीप पारिक जी हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो BHMS MD PhD स्कॉलर और उनका 26 साल का रिपर्टरी सब्जेक्ट में टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ में वो PG गाइड MUHS नासिक, PhD गाइड MUHS नासिक एंड PG गाइड एट हैनिमन कॉलेज ऑफ होम्योपैथ लंदन UK में कर चुकी हैं। और वो एज ए एक्सपर्ट कमिटी अंडर स्मार्ट होम्योपैथी कमिटी NCH में भी रह चुकी हैं और साथ में एक्स बॉस मेंबर एट मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में भी रह चुकी हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल भी अचीव किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड BHMS फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। और उन्होंने 9 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किया है। नोबेल इंडियन इमिनेंट प्रोफेसर अवार्ड 2024 इन होम्योपैथी रिपर्टरी, वुमेन आइकॉन अवार्ड 2024, यंग अचीवर अवार्ड, साथ में बेस्ट रिपर्टरी टीचर अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, आयुष रत्ना अवार्ड। और साथ में वो MUHS स्टेट लेवल रिसर्च कंपटीशन में सेकंड रैंक पे रह चुकी हैं। उन्होंने पेपर एंड पोस्टर भी प्रेजेंट किया है, 6 पेपर 2 पोस्टर प्रेजेंट किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल एंड बेस्ट पेपर अवार्ड एट नोवेल यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात। 32 पेपर भी पब्लिश उन्होंने किया है। साथ में उन्होंने 5 पेटेंट डिजाइन कर चुकी हैं और उनका बुक भी पब्लिश हो चुका है, एडिटर इन फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स इन मेडिकल साइंस एट IIP पब्लिशर। और साथ में वो 84 लेक्चर डिलीवर एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इंक्लूडिंग NAC रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड CBTC। साथ में वो रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुकी हैं और काफी सारे कोर्स कंडक्ट भी किया है, इंक्लूडिंग बैच फ्लावर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड NTT गाइडेंस 3 टाइम्स बेसिक कोर्स इन रिपर्टरी सब्जेक्ट। आज का उनका टॉपिक है अल्टीमेट इफेक्ट्स ऑफ वायरल आर्थराल्जिया एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। आज की मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्पणा संदीप पारिक जी से गुजारिश करती हूँ वो अपना व्याख्या प्रारंभ करें। Thank you, Dr. Pratibha, and thank you very much to the IFPH team, especially Sahani sir, for inviting me as a guest speaker in this webinar series. So first of all, I am sharing my PPT. Hope that you can see it. आपको मेरा PPT दिख रहा है? Yes, ma'am, visible. Okay. Is it visible now? Yes, ma'am. तो आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे, आज के काल में देखा जाए तो बहुत लोगों को ये तकलीफ हो रही है, जिसे कहा जाता है पोस्ट वायरल आर्थराल्जिया। क्लिनिक में बहुत पेशेंट आते, कहते फीवर आया था मैडम, सर फीवर आया था। फीवर आने के बाद हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हुआ और वो जोड़ों का दर्द अभी तक गया ही नहीं। ऐसी कंडीशन को लेके बहुत पेशेंट्स अभी आ रहे हैं
तकरीबन 1 साल से हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, बहुत ऐसे पेशेंट देख रहे हैं जिसे कहा जाता है पोस्ट वायरल अर्थरालजिया। सिर्फ पोस्ट वायरल अर्थरालजिया ही नहीं, पोस्ट वायरल मायल्जिया के भी केसेस हमने बहुत ट्रिक किए, और लास्ट में मैं आपको मेरा रिसर्च पेपर दिखाऊंगी कि हमने पोस्ट वायरल मायल्जिया पे क्या रिसर्च किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पोस्ट वायरल अर्थरालजिया है क्या। जैसे कि नाम आपको पता चल रहा है, पोस्ट पोस्ट यानी वायरल इन्फेक्शन के बाद, अर्थरालजिया यानी जोड़ों में दर्द होना। तो पहले कभी नहीं हुआ ये दर्द, पर जब से फीवर आया तब से दर्द होने लगा, तो उसे कहेंगे न्यू। और वर्सनिंग जॉइंट पेन दैट अपीयर्स दौरान और बाद में, वायरल इलनेस हुई उसके बाद में उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। ट्रांजिएंट रहता है, कई दिनों तक रहता है, कई हफ्तों तक रहता है ये दर्द, कई बार तो कई महीनों तक रहता है। जैसे कि आपने चिकनगुनिया भी सुना होगा, जब चिकनगुनिया का फीवर आता है तो उसके बाद सारे जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। डेंगू में भी ऐसा ही होता है। ये कोई रूमेटोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, इसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया, नॉट एक्सप्लेन बाय अदर रूमेटोलॉजिक कंडीशन। सो इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या होंगी उसको पहले हम समझते हैं, कि एक्यूट इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसके चलते सिम्टोमेटिक पेन शुरू होता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से पेन शुरू होता है। मोस्ट जॉइंट पेन ड्यूरिंग एक्यूट वायरल कॉज बाय होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कि कोई होस्ट है उसमें इम्यूनिटी कम हो गई है, वो रिस्पॉन्स होने की वजह से जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन स्टिमुलेट करता है हमारे शरीर के अंदर की इनेट इम्यूनिटी को, और प्रोडक्शन करता है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। जैसे आप जानते हैं IL-1, IL-6, TNF, ये सारे साइटोकाइंस को ये प्रोडक्शन करता है साइटोकाइंस का। वो क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं नोसिसेप्टर जो सेंसिटिविटी होती है, और आगे चल के वो मायल्जिया और अर्थरालजिया कॉज करते हैं। तो ओवरऑल कॉज इसका है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द शुरू होता है। कई बार इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फिर क्या करते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं साइनोवल टिश्यू जो हमारे जॉइंट के आसपास होते हैं, तो मे डिपॉजिट इन साइनोवल टिश्यू सम इन्फेक्शन, और साइनोवाइटिस भी कई बार ये प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस वजह से भी जॉइंट्स में पेन, मसल में पेन, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, और इस इन्फ्लामेशन होने की वजह से इतनी सारी तकलीफें होती। तो सबसे पहले हमने क्या देखा पैथोफिजियोलॉजी में, कि एक्यूट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो सिम्टोमेटिक पेन लेके आता है। दूसरा क्या है, वायरल परसिस्टेंस और वायरल रेमनेंट्स रहते हैं, इस वजह से भी दर्द होता है। कुछ वायरस ऐसे रहते हैं जैसे कि अल्फा वायरस है जिसको कहा जाता है चिकनगुनिया, और सार्स कोविड 2 जो वायरस है, वायरल RNA और एंटीजन, ये परसिस्ट रहते हैं साइनोवल टिश्यू में और आजू बाजू के सेल्स में। ये भी पैथोफिजियोलॉजी है। ये जो लो लेवल का परसिस्टेंस है, और जो वायरल फ्रेगमेंट्स वहां रिटेन हो जाते हैं, और वो वहां लोकल इन्फॉर्मेशन को हमेशा एक्टिव रहते हैं, और इस वजह से प्रोलॉन्ग पेन होता है एक्यूट इन्फेक्शन के बाद। तो ये जो पेन होता है, ये ऐसा नहीं कि फीवर हुआ और उसके 6 महीने बाद डेवलप हुआ, ये पेन ऐसा नहीं रहता। ये पेन कैसा रहता है, एक्यूट पेन रहता है। इन्फेक्शन हुआ तुरंत पेन शुरू हो जाते हैं। कई बार तो पेशेंट ऐसा होता है कि फीवर आया, फीवर की शुरुआत ही जॉइंट पेन से हुई, फीवर बाद में आया, जॉइंट पेन पहले शुरू हुए उसके बाद फीवर आया। तीसरी जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, पोस्ट इन्फेक्शियस इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन हो जाता है, ऑटो इम्यूनिटी का डिसरेगुलेशन होता है, जो इम्यूनिटी हमारे अंदर पहले से है। तो पोस्ट वायरल जॉइंट सिम्टम में अल्सो रिफ्लेक्ट इम्यूनिटी इम्यून डिसरेगुलेशन, बहुत ज्यादा साइटोकाइन सिग्नलिंग होता है, बायस्टैंडर एक्टिवेशन होता है, और ट्रिगर्ड ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर्ड हो जाती है। इन लोगों में होती है जो जेनेटिकली ससेप्टिबल होस्ट है, उन्हीं के अंदर होती है, सभी के अंदर नहीं। तो पोस्ट एक्यूट सिंड्रोम एग्जाम्पल लॉन्ग कोविड, मतलब कई लोगों को कोविड काफी दिनों तक चला, उनका इम्यून एक्टिवेशन ऑनगोइंग था, और साइटोकाइंस भी थे, वो भी क्या हो गए थे, मिसबैलेंस हो गए, इम्बैलेंस हो गया था, और इस वजह से अर्थरालजिया और मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स उनमें आ गए थे। तो ये एक कारण भी है पोस्ट इन्फेक्शियस इम्यून डिसरेगुलेशन, ये भी पैथोफिजियोलॉजी में। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉजेस है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है पोस्ट वायरल, दैट मीन्स कि वो कब हो रहा है, वो पोस्ट वायरल कि मतलब वायरल इन्फेक्शन के बाद। तो इसमें कौन कौन से वायरस इन्वॉल्व होते हैं, तो कॉमन वायरल कॉजेस है चिकनगुनिया,
एरिथ्रोजेनिक अल्फा वायरस बोलते हैं उसको, अर्थ्रिटोजेनिक अल्फा वायरस डेंगू में भी होता है, पर्वो वायरस है एक B19, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा सीजनल और सीजनल टाइप के वायरस इसमें होता है। और जो मेन अभी जो 2020 से जो हम ग्रस्त हुए थे जिसे कहा जाता है कोविड, कोविड आप सभी ने सुना होगा, तो सार्स कोविड 2 कोविड 19 जो हुआ था, तो उसमें भी ये तब से कई लोगों को देखा है मैंने कि उनको भी ये अर्थाल्जिया का प्रॉब्लम और मायल्जिया का प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये 5 वायरस ऐसे जो आज मैं डिस्कस करूंगी, तो ये 5 वायरसेस की वजह से उन लोगों को जॉइंट में पेन, मसल में पेन शुरू है, कई लोगों का ट्रीटमेंट देने के बाद ये खत्म भी हुआ। ये आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने उस पर रिसर्च किया। तो सबसे पहला वायरस कौन सा है, उसे कहा जाता है चिकनगुनिया। का दूसरा नाम है अर्थ्रिटोजेनिक अल्फा वायरस। हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें पेन देखो कैसा होता है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी पे सीवियर जॉइंट पेन होता है। एक्यूट कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। मेनी पेशेंट्स अ सब्सटेंशियल माइनॉरिटी रिपोर्टेड अप टू 30 to 50% सबस्टडी। ऐसा देखा गया है कि 30 से लेकर 50% तक स्टडी में पाया गया कि वो पेन जो होता है वो सब्सटेंशियल माइनॉरिटी में होता है, और उस वजह से परसिस्टेंट यानी बार बार अर्थराल्जिया, अर्थराइटिस, और ये भी देखा गया है कि 12 हफ्तों से ज्यादा कई कई चिकनगुनिया के पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं कि वो एक एक साल तक उनके जोड़ों में दर्द रहता है, दो दो साल तक उनके जोड़ों में दर्द रहता है। पर यहाँ पे मैंने आपको एक बताया कि 12 हफ्तों तक तो रहता ही रहता है, मतलब 12 हफ्ते मतलब 3 महीने। तो उसे कहा जाता है अगर 12 हफ्तों के ऊपर चला गया तो हम उसको बोलेंगे क्रोनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है चिकनगुनिया वायरस के? रोब्यूस्ट एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, प्लस पॉसिबल वायरल आरएनए, सबको पता है आरएनए परसिस्टेंट इन साइनोवियम में रह जाते हैं। इम्यून मेडिएटेड साइनोवाइटिस, इम्यून मेडिएटेड साइनोवाइटिस होता है, कैसा लगता है, रूमेटाइड पैटर्न का लगता है कुछ कुछ केसेस में। तो ये इसके पीछे का मैकेनिज्म है। तो दूसरा वायरस जो है वो भी हम देखेंगे किस वजह से होता है। डेंगू वायरस, सब लोगों को पता है डेंगू क्या है। इसमें भी सिवियर एक्यूट माइल्जिया होता है, अर्थराल्जिया होता है, और रिजॉल्व हो जाता है, यूजुअली रिजॉल्व, ज्यादा करके रिजॉल्व ही हो जाता है। अब इसमें वायरल के फीवर आने के क्लिनिकल्स क्या क्या है, प्रोमिनेंट फीवर रहता है, बहुत पूरी मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार तो जॉइंट पेन भी होता है। जॉइंट पेन ऐसा लगता है कि मेरे बोन्स जो है टूट रहे हैं, ब्रेक बोन टाइप पेन होता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, आर यूजुअली एक्यूट सेल्फ लिमिटेड, तो कई दिनों तक रहता है, कई हफ्तों तक रहता है, उसे कहा जाता है डेंगू फीवर पोस्ट वायरल अर्थराइटिस। अब इन लोगों में कई बार देखा गया है कि क्रोनिक अर्थ्रोपैथी डेवलप हो जाती है। तो अनकॉमन डेंगू प्राइमरली कॉजेज प्रोफा, जब डेंगू होता है तो शुरुआत शुरुआत में तो प्रोफाउंड बहुत ज्यादा माइल्जिया होता है, और फिर बाद में ट्रांजिएंट अर्थराल्जिया शुरू हो जाता है जब एक्यूट इलनेस रहती है। माइल्जिया भी होता है डेंगू में, अर्थराल्जिया भी होता है, पर जो होता है वो ट्रांजिएंट होता है। एक और वायरस है जो अर्थराल्जिया कॉज करेगा, दैट इज पर्वो वायरस B19। उसके क्लिनिकल्स क्या है, जो एडल्ट होते हैं कॉमनली डेवलप एन एक्यूट सिमेट्रिक पॉलीआर्थ्रोपैथी। और कौन से जॉइंट में, स्मॉल जॉइंट में, सिमेट्रिक दोनों, स्मॉल जॉइंट्स लाइक हैंड्स, रिस्ट, और ऐसा लगता है, ऐसा उसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं हो गया। आर्थ्रोपैथी हो जाती है, जॉइंट्स में पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है, लार्ज फ्रैक्शन में होता है। इन्फेक्टेड एडल्ट जो भी पारो वायरस B19 से सफर करेगा, और रिपोर्ट्स 30 to 60% डिपेंडिंग ऑन सीरीज, एंड इज यूजुअली सेल्फ लिमिटेड। सेल्फ लिमिटेड अपने आप ही कम हो जाता है, बट कैन रेयरली परसिस्ट, परसिस्ट नहीं रहता है। ये एक और वायरस है, आपने सुना भी है क्या पता नहीं, पर्वो वायरस B19, इसमें भी अर्थराल्जिया होता है। तो हमको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये भी रूल आउट करना चाहिए कि कौन से वायरस की वजह से हो रहा है, उसके भी कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे का, डायरेक्ट वायरल वायरस का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहाँ पर, जॉइंट के आगे जो साइनोवियम है वहां पर, और एक इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, कैन अनमास्क और ट्रिगर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज इन प्री डिस्पोज पेशेंट। जो पहले से प्री डिस्पोज है पेशेंट, जिनका जिनको जॉइंट्स में जल्दी से इफेक्ट होता है, तो उन लोगों के अंदर ये वाला वायरस बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज इन प्री डिस्पोज पेशेंट ट्रिगर कर देता है वो। चौथा जो वायरस हम देखेंगे जिसकी वजह से जॉइंट्स में तकलीफ होती है, जॉइंट्स में दर्द होता है, इन्फ्लुएंजा। वो तो सीजनल रहता है, सीजनल टाइप का वायरस है ये।
इसमें सिस्टमेटिक इलनेस भी होते हैं विद प्रोमिनेंट माइल्जिया एंड कॉमन अर्थराल्जिया। शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है एंड एट्रीब्यूटेबल टू, अभी हमने थोड़े पहले साइटोकाइन देखा था, सबने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा व्हाट इज साइटोकाइन, एंड एट्रीब्यूटेबल टू साइटोकॉन मेडिएटेड सिस्टमिक इन्फ्लामेशन रादर देन परसिस्टेंट जॉइंट इन्फेक्शन। जॉइंट में इन्फेक्शन के बजाय क्या परसिस्टेंट होता है, साइटोकाइन से जो मीडिएटेड हुआ है सिस्टमिक इन्फ्लामेशन होता है। कौन से वायरस में, इन्फ्लुएंजा, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि सिस्टमिक इलनेस है। माइल्जिया बहुत प्रोमिनेंट है, अर्थराल्जिया भी बहुत कॉमन है, पर शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो जिनको भी इन्फ्लुएंजा होता है उनको भी ये अर्थराल्जिया होता है। सबसे लास्ट जो हमने कॉज बताया था, तो पांचवा वायरस है जो कोविड, जिसके बारे में मैंने बोला था, सार्स कोविड टू कोविड-19। इसे पोस्ट एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम आते हैं। मतलब जिनको भी कोविड-19 हुआ है, देखा गया है ऐसे लोगों में कि इनमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है और उनको कंटिन्यूस बॉडी में पेन रहता है। तो इसके क्लिनिकल्स में क्या आएगा, अर्थराल्जिया एंड न्यू ऑनसेट इंफ्लेमेटरी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होगा, जॉइंट में सूजन आ जाएगी, हैव बीन रिपोर्टेड, कोविड पेशेंट में देखा गया है। द बोथ ड्यूरिंग, दोनों भी, arthritis and new onset inflammatory arthritis and arthralgia, दोनों भी acute covid and as part of long covid, कई दिनों जब तक कोविड चला है तो उसमें भी देखा गया प्रिवेलेंस ऑफ पोस्ट कोविड जॉइंट पेन वेरीज वाइडली। पोस्ट कोविड जॉइंट पेन बहुत ही वेरी हुआ है वाइडली। तो इसका भी जब स्टडी किया गया तो 2% से 65% डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग एंड कोहोर्ट्स। तो टाइम के हिसाब से देखा गया है कि कितने दिनों से उनको कोविड था, कितने दिन तक कोविड चला, उसके हिसाब से ये अर्थराल्जिया कितना हुआ है, उसके अंदर कितना फैला है अर्थराल्जिया, कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व है। तो कोहॉर्ट के बारे में आपको सबका बताऊंगा कि कॉज क्या था, उसका इफेक्ट क्या हुआ। मतलब कॉज क्या था कोविड, उसका इफेक्ट क्या हुआ अर्थराल्जिया। ये हम रिसर्च में पढ़ते हैं कोहॉर्ट्स के बारे में। तो कॉज टू इफेक्ट, कॉज है वायरस, कोविड का वायरस, और इफेक्ट क्या है, उसमें जॉइंट में पेन होना। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये रहेगा कि लाइकली हेट्रोजेनस होता है, डायरेक्ट टिश्यू में इफेक्ट करता है ये, persistent एंटीजन, वायरल आरएनए, persistent इम्यून एक्टिवेशन, साइटोकाइन डिसरेगुलेट हो जाते हैं हमारे बॉडी के, इम्यून मेडिएटेड ऑटो इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म्स हैव बीन प्रपोज्ड। ऐसा देखा गया कि इन सब चीजों की वजह से ये अर्थराल्जिया होता है जो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन में देखा गया है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, सिर्फ उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट वायरल अर्थराल्जिया के बारे में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे जॉइंट्स हैं, तो पेशेंट सारे जॉइंट्स में दर्द बताने लगता है। किसी को नेक में ज्यादा पेन होता है, किसी को बैक में ज्यादा पेन होता है, किसी का एल्बो इन्वॉल्व हो जाता है, किसी के मसल्स क्रैम्प्स आते हैं लेग के पीछे, नी में पेन होता है। देखो आप सब जगह पेशेंट पेन बता रहा है। तो अर्थराल्जिया का मीनिंग ये है, जब जॉइंट्स में पेन होने लगता है उसे कहते हैं अर्थराल्जिया। तो आप ये फोटो में देख रहे होंगे पेशेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए पेशेंट के, जिसे कहा जाता है मल्टीपल जॉइंट पेन। और ये माइग्रेटरी होता है, कभी इधर कभी उधर माइग्रेशन करता है, वो जो पेन होता है वो माइग्रेट होता है। और जब पेशेंट सवेरे सवेरे उठेगा पूरे जॉइंट्स उसके स्टीफ रहेंगे, बहुत थका हुआ रहेगा और मॉर्निंग में फीवर रहेगा। कई बार एक ही साइड के जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, कई बार दोनों साइड के जॉइंट, दैट इज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन। और ड्यूरेशन इसका कैसा रहेगा, वीक्स टू मंथ्स, मतलब कई सप्ताह तक और कई महीनों तक इसका ड्यूरेशन रहता है। कई पेशेंट तो 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद भी यही तकलीफ लेके आए थे कि डॉक्टर साहब हमें ये जो फीवर आया था, ये कब फीवर आया था, 6 महीने पहले, पर अभी तक हमारे जॉइंट्स का पेन अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये जो मल्टीपल जॉइंट्स जो पेन होता है, पेन टिपिकली अफेक्ट्स मोर देन वन जॉइंट। कभी भी आप पोस्ट वायरल अर्थराल्जिया का केस देखोगे ना, तो उसमें एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंडीशन को हम कहते हैं पॉली अर्थराल्जिया। माइग्रेटरी नेचर का रहता है, ये शिफ्ट होता रहता है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में। तो कभी ये नी जॉइंट में मिलेगा, कभी एंकल जॉइंट में मिलेगा, कभी हिप जॉइंट में मिलेगा। फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर ओवर हावर्स और डे, कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक माइग्रेटरी नेचर में ये पेन उनको होता रहता है। लार्ज जॉइंट्स भी इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं, नीज, लार्ज जॉइंट कौन कौन से, नीज, एंकल, शोल्डर, स्मॉल जॉइंट हैंड्स, रीज, फिंगर, ये भी इन्वॉल्व होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वायरस, कौन सा वायरस अफेक्ट किया है। 5 वायरस अभी हमने देखे, उन 5 वायरस में से कौन से वायरस ने अफेक्ट
क्या है उसके हिसाब से ये जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसकी इंटेंसिटी वेरी होती है। डल एक से शुरू होकर सीवियर डिसेबलिंग पेन होता है। कई पेशेंट तो चल के भी नहीं आ पाते थे, व्हील चेयर पे उनको क्लिनिक में लाया जाता था और डल उनकी कंप्लेंट ही रहती कि डॉक्टर साहब ये शुरू तो बहुत धीरे धीरे हुआ था, पर अभी ऐसा हो गया कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसकी इंटेंसिटी वेरी होती है। अभी देखो जैसे एग्जांपल एक मैं बता, चिकनगुनिया वायरस में तो सीवियर पॉलीआर्थराइटिस होता है, सीवियर पॉलीआर्थराइटिस मतलब बेड रिडन हो जाता है पेशेंट, दोनों जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। और एक और पांचवा वायरस जो मैंने आपको बताया ना, चौथा पारो वायरस B19, ये स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। और रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसे सबको पता है रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है, इसमें भी जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जो पारो वायरस B19 का वायरस है, इसमें छोटे छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी तकलीफ जो पेशेंट आपको बताएंगे कि हम जब सवेरे उठते हैं तो हमारे पूरे जो जोड़ है वो पूरे अकड़ जाते हैं, हमें बहुत कमजोरी लगती है और सवेरे सवेरे थोड़ा सा हमें फीवर जैसा लगता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगा, पर किस में रहेगा? कॉमन इन इन्फ्लामेटरी अर्थाल्जिया में कुछ मिनटों से कुछ घंटे तक रहेगा, ईजिंग विथ एक्टिविटी। और जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे ना तो ये स्टिफनेस चला जाता है। फटीग होता है, थकान लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि पोस्ट वायरल इम्यून एक्टिवेशन कॉजेज जनरलाइज टायर्डनेस, पूरी बॉडी में टायर्डनेस लगता है और ये डिसप्रोपोर्शनेट होता है एक्टिविटी के कंपैरिजन में। लो ग्रेड फीवर, माइल्ड ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन और वायरल एंटीजन परसिस्टेंस में कीप टेम्परेचर स्लाइटली एलिवेटेड। अगर ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन है अंदर, वायरल एंटीजन का परसिस्टेंस है, ये क्या करते हैं बॉडी के अंदर टेम्परेचर को थोड़ा हाई करके रखते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को मलेज फील होता है, बॉडी एक होता है, माइल्ड लिम्फेडेनोपैथी भी देखी गई है कुछ कुछ वायरल इन्फेक्शन में। तो ये दूसरा सिम्टम आपको ऐसे पेशेंट में दिखाई देगा। तीसरा सिम्टम है कि जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं या तो सिमेट्रिकल इन्वॉल्व होते हैं, सिमेट्रिकल मतलब दोनों बॉडी के दोनों साइड, मतलब राइट साइड का रिस्ट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट साइड का भी रिस्ट इन्वॉल्व है, राइट साइड का नी इन्वॉल्व है तो लेफ्ट साइड का भी नी इन्वॉल्व है, तो ये सिमेट्रिकल रहता है। पर्वो वायरस और चिकनगुनिया में आपको ये ज्यादा दिखाई देगा। और रिजेंबल कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं हुआ, पर जब टेस्ट कराई गई तो आर फैक्टर नेगेटिव आता है ना। असिमेट्रिकल क्या है कि बॉडी का कोई भी एक साइड का जॉइंट इन्वॉल्व हो, किसमें दिखता है? पोस्ट इन्फ्लुएंजा में, पोस्ट डेंगू में। सिमेट्रिकल याद रखना चिकनगुनिया में और पर्वो वायरस B19 में, और असिमेट्रिकल पोस्ट इन्फ्लुएंजा में और पोस्ट डेंगू में। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैन प्रोवाइड डायग्नोस्टिक क्लूज टू द लाइकली वायरस। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जॉइंट का, तो थोड़ा सा आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भाई पेशेंट के दोनों साइड के जॉइंट इन्वॉल्व है क्या, कि पेशेंट का एक साइड का जॉइंट इन्वॉल्व, तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा वायरस का इन्वॉल्वमेंट है पेशेंट के अंदर। तो द लास्ट सिम्टम इज दैट, देखेंगे कितने वीक्स का होता है। अगर एक्यूट है तो मोस्ट वायरल अल्ट्राजा रिजल्ट 1 से 3 हफ्तों तक पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसे भी पेशेंट आते हैं, वायरल इन्फेक्शन हुआ, जॉइंट पेन शुरू हुआ, मेडिसिन दी, 3 वीक में ठीक हो गया। उसके बाद एक आती है कंडीशन सब एक्यूट, वो तो 6 से 8 हफ्तों तक चलती है इन्फेक्शन के बाद। एक हो जाती है क्रॉनिक परसिस्टेंस, अभी आप देखो चिकनगुनिया है, कोविड-19 है, 3 से 6 महीने तक जोड़ दुख रहे हैं और उसके बाद भी दुख रहे हैं, है ना। तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई ऑटो इम्यून अर्थराइटिस तो नहीं होगा। अब आपको पता है ऑटो इम्यून अर्थराइटिस कौन सा होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी भी ऑटो इम्यून अर्थराइटिस है, तो कहीं इसके जैसा मिमिक करता है ये वाला जो पेन होता है। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि पोस्ट वायरल अर्थराल्जिया, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है देखा जाए तो, फ्रॉम न्यू ऑनसेट क्रोनिक रिमेटोलॉजिक डिसीज। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि भाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है कि ये वायरल इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वायरल होने के बाद जो अर्थराल्जिया हो रहा है वो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप लिमिट होके वो ठीक हो जाता है। पर कई कई पेशेंट में वो ठीक नहीं होता है, तब हमें तो कुछ इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो इससे हम किसको डिस्टिंग्विश करेंगे? न्यू ऑनसेट क्रोनिक रिमेटोलॉजिक डिसीज। तो ये एक डायग्राम है, इससे आप 0 to 2 वीक्स रहा तो एक्यूट जॉइंट पेन प्लस फीवर रहेगा, 2 से 6 हफ्तों के बीच में रिजॉल्व हो जाएगा बट माइग्रेटर रहेगा। और अगर 6 वीक से ज्यादा है तो परसिस्टेंट अर्थराल्जिया है। तो परसिस्टेंट अर्थराल्जिया कोविड के पेशेंट में, चिकनगुनिया के पेशेंट में हमें ये दिखता है। तो 0 से 2 वीक्स, 2 to 6 वीक्स और मोर देन 6 वीक्स,
वी कैन डिस्टिंग्विश कौन से टाइप का वायरस अफेक्ट हुआ है। तो अगर कन्वेंशनल अपन अप्रोच देखे जाएंगे तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, क्या करता है एक एलोपैथ के पास पेशेंट जाता है, वो बोलते रेस्ट करो, अच्छी नींद लो, स्ट्रेन मत करो जॉइंट्स के ऊपर, फिर उसको वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग दे देगा, एनाल्जेसिक दे देगा जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, पेन और इन्फ्लामेशन के लिए। पेशेंट को कहा जाएगा पानी बहुत पियो, बैलेंस डाइट लो, आपकी रिकवरी जल्दी होगी। और कई बार डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी के पास पेशेंट को एक्सरसाइज करते हैं कि भाई मोबिलाइजेशन जेंटल करो, स्टिफनेस नहीं आना चाहिए जॉइंट में, पर उसके लिमिटेशन भी है। अगर ये वाले हमने ये कन्वेंशनल अप्रोच किया ना तो लिमिटेशंस भी है उसके। अब लिमिटेशंस क्या क्या है, सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, डज नॉट एड्रेस अंडरलाइन जो डिसरेगुलेशन हो रहा है ना इम्यूनिटी का, वो एड्रेस नहीं करते हैं ये जो ड्रग्स मैंने अभी आपको बताया। अभी ये सब एनएसएआईडी खाने से, एनाल्जेसिक खाने से गैस्ट्राइटिस होता है, रीनल इश्यूज हो जाते हैं कई लोगों को ज्यादा एनएसएआईडी खाया तो इसके लिमिटेशंस भी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक अप्रोच। ये तो हो गया एलोपैथ्स क्या देते हैं, कई बार पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है पर वो फिर से सिम्टम्स रिलैप्स होते हैं, फिर से सिम्टम्स आते हैं। पर हमारी होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसे हमने देकर कई पोस्ट वायरल अर्थराजिया पेशेंट को ठीक किया है, उनकी दुआएं ली है हमने। तो कुछ रेमेडीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो करना क्या है, होम्योपैथी अप्रोच में करना क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन सिम्टम सिलेक्ट करने की। ऐसा नहीं कि सभी को आप रेस्टॉक्स दे रहे हैं, सभी को आप अर्निका दे रहे हैं, नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन चुनो सिम्टम्स के ऊपर। किसी को अलग टाइप का पेन है, किसी को अलग टाइप का पेन है, किसी की मॉडलिटी अलग है, किसी का साइट इन्वॉल्व अलग है। सबसे पहले तो मेडिसिन इंडिविजुअलाइज करो, उनकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाओ, मॉडलिटीज भी देखो, कॉन्कोमिटेंट भी देखो और कॉन्स्टिट्यूशन भी देखो। तो जो कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन हमारी प्रैक्टिस में हमें दिखाई दी, वो मैं आज आपको 5 मेन मेडिसिन बताऊंगी जिसे आप देखकर अगर आपके पास भी कोई पेशेंट आता है तो यू कैन ट्रीट द मेन मेडिसिन विच 5 मेडिसिन विच आर हियर। और मैं आपको 2 मेडिसिन आज और एक नई सिखाऊंगी जो मैंने मायल्जिया के लिए सर्च करी थी और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अपन थोड़ा पहले पोस्ट वायरल अर्थरालजिया देखेंगे, बाद में अपन पोस्ट वायरल मायल्जिया भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 मेडिसिन है, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, इक्विटोरियम, अर्निका एंड कार्निया, ये 5 मेडिसिन के इतने बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जो रेमेडी हम देखेंगे, रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को आप कब देंगे, इसके की इंडिकेशन क्या है, इसका की इंडिकेशन है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद जॉइंट पेन हुआ है। अब वो कोई सा भी वायरस हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, इन्फ्लुएंजा, हमने 4 वायरस 5 वायरस पढ़े ना, आप रस्टॉक्स दे सकते हो। इसका आपको पता है कि इसका जो पेन होता है ना, ये रेस्ट पे बढ़ता है और मोशन पे उसको आराम मिलता है। और कब होता है ये दर्द, अभी सवेरे पेशेंट उठा, पूरे जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, सवेरे उठने के बाद मॉर्निंग में स्टिफनेस हुआ, जॉइंट पेन शुरू हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पूरी एक्टिविटी करता है, पेन ग्रेजुअली इंप्रूव होता है कंटिन्यू मूवमेंट से। तो कैसा सेंसेशन है, रस्टी हिंज सेंसेशन, मतलब जंग लग गई है ऐसा, जॉइंट के अंदर जंग लग गई है ऐसा उनको लगता है ना, आयरन में जब जंग लगती है। जॉइंट स्टीफ हो जाते हैं बहुत देर बैठने पर, जैसे पेशेंट बैठ गए बहुत देर, उसके बाद खड़े हुए तो खड़े ही होना नहीं हो रहा, प्रोलॉन्ग सीटिंग से। ठंड के मौसम में, डैम्प वेदर में, बारिश में भीगने से ये पेन बढ़ता है। आराम कैसे मिलता है, गर्माहट से, कुछ वार्म एप्लीकेशन किया, जेंटल एक्टिविटी किया तो रस्टॉक्स पेशेंट को आराम मिलता है। तो इसके बेसिस पे काफी पेशेंट ठीक किए गए। एग्रेवेशन उसको कोल्ड एयर से, रेनी वेदर से, और अमिलेशन वार्म से, जो जस्ट मैंने आपको बोला। रेस्ट के बाद रेस्ट के बाद तकलीफ बढ़ जाती है, उठने पर तकलीफ बढ़ जाती है, पर उसको वार्म से आराम मिलता है और कंटिन्यूड मोशन से उसको आराम मिलता है। हॉट फोमेंटेशन किया, स्ट्रेचिंग किया, उससे भी उसको आराम मिलता है। अभी क्लिनिकल पिक्चर कैसा रहेगा, अगर रस्टॉक्स का पेशेंट है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं बहुत रेस्टलेस हो गया हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जब हम चलते हैं तो हमको आराम मिलता है, जो पेन है हमारा एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ जाता है, कई बार तो बुखार जैसा लगता है, फटीग लगता है, पूरी बॉडी दुखती है, जॉइंट्स में भी सूजन आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रस्टॉक्स को, अगर मुझे रस्टॉक्स देना है तो पेशेंट के सिम्टम तो ब्रायोनिया जैसे भी है ना, तो इसको डिफर कैसे करेंगे। ब्रायोनिया में क्या है, मोशन से वर्स होता है, पर ऑब्सोल्यूट रेस्ट को आराम मिलता है। तो ये कंपैरिजन करके हम अपनी रेमेडी डिसाइड करेंगे।
यूपिटेरियम परफोलियटम में क्या है, उसमें ऐसा लगता है कि मेरा जो हड्डी है ना वो टूट रहा है, बोन ब्रेकिंग पेन होता है और फीवर होता है। तो ब्रायोनिया कट हो गई, इपिटोरियम कट हो गई, तो फिर क्या देंगे हम? रस्ट ऑफ तो इंडिकेट हो रही है इधर। अब सवाल आता है कि पोटेंसी कौन सी देंगे, तो हमने जो ज्यादा पोटेंसी यूज करी, लो पोटेंसी 6C और 30C और हायर पोटेंसी 200 और 1 पोस्ट वायरल अर्थरालजिया गिवन लेस फ्रीक्वेंटली। तो पोटेंसी और रिपीटेशन हमने किस पे डिसाइड किया? इंडिविजुअलाइजेशन पे, केस की टोटलिटी कैसी है। सेकेंड ड्रग में जो आपको बताऊंगी जो सबसे ज्यादा यूज करी गई, ब्रायोनिया के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसमें क्या होता है, मोशन से पेन बढ़ता है, जॉइंट एंड मसल पेन आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, ये भी वो सारे वायरस जो मैंने आपको पहले बताया उसकी वजह से होता है। स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी किया तो पेन एग्रावेट होता है, पर कंप्लीट रेस्ट और लाइंगस्टन से उसका पेन कम हो जाता है। एक जो मेन इसका की फीचर है कि ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन की मिलेगी आपको जब आपको ब्रायोनिया देना। माउथ ड्राई रहेगा, लिप्स ड्राई रहेंगे, टंग ड्राई रहेंगी, वो व्हाइट कलर की रहेंगी, और पेशेंट को पानी का प्यास बहुत ज्यादा लगेगा, और लगेगा भी तो लार्ज क्वांटिटी का। और इसका जो इन्फ्लामेशन रहता है ना, ग्रेजुअली डेवलप होता है, एस्टॉक्स का बहुत फास्ट डेवलप होता है। तो एग्रावेशन इनका मोशन से, एक्सर्शन से, हॉट वेदर से, मॉर्निंग में होता है। यहाँ भी मॉर्निंग में हो रहा है, रेस्टॉक्स में भी मॉर्निंग में हो रहा है, मॉडलिटी आप देखो कैसे चेंज हो रही है। इनका मोशन से एग्रावेशन है, उनका मोशन से रिलीफ है रेस्टॉक्स में। अमेलिरेशन एब्सोल्यूट रेस्ट से अमेलिरेशन होता है, पेनफुल साइड से होता है, प्रेशर और कूल एप्लीकेशन से इनको अमेलिरेट होता है, पर रेस्टॉक्स को वार्म एप्लीकेशन से, हॉट फॉर्मेंटेशन से रिलीफ होता है। अभी इसका क्लिनिकल पिक्चर है। हाँ, एक और खास बात थी ब्रायोनिया की कि यहाँ पे स्टिचिंग पेन मिलता है, जॉइंट्स में, मसल में, कई बार स्वेलिंग भी दिखाई देती है। पेशेंट मूवमेंट नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं मूवमेंट करूंगा तो मेरा पेन बढ़ जाएगा, तो चुपचाप पेशेंट सोया रहेगा। हेडेक भी होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। ड्राइनेस तो मैं आपको पहले ही बताया, ब्रायोनिया का तो ड्राइनेस बहुत ही है। लार्ज क्वांटिटी अगर आपको दिख रही है, तो ये क्लिनिकल पिक्चर अगर आपको दिख रहा है ऐसा, तो यू कैन गिव ब्रायोनिया। और रस्ट ऑफ से इसका डिफर मैंने कंपेरेटिव नोट बताया कि एग्जैक्टली अपोजिट है मॉडलिटीज में। और वापस से इपिटोरियम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इपिटोरियम का पेन बोन ब्रेकिंग है, ब्रायोनिया का पेन स्टिचिंग है। इसकी डोसेज क्या है? वही है जो रस्टॉक्स के, लोअर पोटेंसी में आप 6C 30C दे सकते हो, और एज नीडेड एज आप रिपीट कर सकते हो। हायर पोटेंसी 200 1M फॉर क्रॉनिक लिंजरिंग पोस्ट वायरल अर्थरालजिया गिवन इनफ्रीक्वेंटली। हायर पोटेंसी आपको इनफ्रीक्वेंटली देना है, इसको आप रिपीट कर सकते हो, लोअर पोटेंसी को आप ज्यादा रिपीट कर सकते हो। तीसरी रेमेडी जो मैंने आपको बोली थी, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी, यूपिटेरियम परफोलिएटम। सीवियर बोन ब्रेकिंग पेन, कैसा पेन होता है इसका? बोन ब्रेकिंग पेन होता है, जॉइंट्स में, मसल्स में, बोन्स में, ऐसा लगता है कि बोन फ्रैक्चर हो गया है क्या। पोस्ट वायरल कंडीशंस विद फीवर, चिल्स एंड इंटेंस बॉडी एक। क्या होगा इसमें? वायरल इन्फेक्शन होगा, तो उसके बाद फीवर रहेगा, ठंड लगेगी, बॉडी में पेन होगा। तो ये वही वायरस 4, डेंगू चिकनगुनिया, यहाँ पे प्रो वायरस नहीं है, डेंगू चिकनगुनिया इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट मोन करता है, ग्रून करता है, कैन नॉट, कहीं भी उसको आराम नहीं मिलता है। इसमें एसोसिएटेड विद फीवर, चिल्स, थर्स्ट भी रहेगी, हेडेक भी रहेगा, पर इसका जो पेन है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक रहता है। एग्रावेशन, पीरियोडिक फीवर अटैक्स आएंगे, कोल्ड एयर से, मोशन से एग्रावेशन होगा ब्रायोनिया जैसे। और अम्यूलरेशन कैसे होगा? रेस्टिंग से, समटाइम्स बाय वार्म। तो कॉम्बिनेशन है, ब्रायोनिया और रेस्टक्स का कॉम्बिनेशन है। अब इसका क्लिनिकल पिक्चर आपको कैसे मिलेगा? बहुत एकिंग होगा, बोन में सोरनेस होगा, ऐसा लगेगा बोन ब्रेक हो रहे हैं, फीवर अटैक्स आएंगे, एग्जॉशन लगेगा, प्रोस्ट्रेशन लगेगा, और कभी कभी कफ और चेस्ट सोरनेस भी यूपिटोरियम में देखा गया। कंपैरिजन किया गया जब रस्टॉक्स के साथ, तो रस्टॉक्स और ब्रायोनिया के साथ, तो आपको याद होगा जो मैंने बताया, रस्टॉक्स में मोशन से अमिलेरेशन, ब्रायोनिया से मोशन से एग्रावेशन। तो ये डिफ्रेंशिएशन करके हमने 5 ड्रग्स बराबर पेशेंट को दी, तो काफी पेशेंट को उनके अर्थरालजिया में रिलीफ हुआ। फिर वही पोटेंसी 6 और 30, 6 और 30 हमने कब दी? ड्यूरिंग एक्यूट फेब्राइल स्टेज विद बॉडी एक्स। और हायर पोटेंसी पोस्ट वायरल बोन पेन्स में देखी गई। अर्निका एक बहुत ही सुंदर ड्रग है, आप सभी जानते हैं। इसमें कैसा फीलिंग होता था पेशेंट को? सोर, ब्रूइज फीलिंग इन जॉइंट्स एंड मसल्स, एज इफ बीटन, किसी ने मार दिया ऐसा फीलिंग होता है। और पोस्ट वायरल अर्थरालजिया विद मसल फटीग एंड बॉडी वाइड टेंडरनेस। वायरल इन्फेक्शन के बाद अर्थरालजिया,
मसल एकदम कमजोर हो गई, बॉडी वाइड टेंडरनेस भी होता है अर्निका में। ये चीजें मैंने आपको वो तीनों भी ड्रग में नहीं बोली, पर अर्निका में टेंडरनेस भी मिलता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा जो बिस्तर है वो एकदम हार्ड है, कंफर्टेबल पोजीशन नहीं लगती। ऐसे भी केसेस हमने देखे, और जरा सा टच किया, प्रेशर दिया तो पेन बढ़ जाता था। तो इसकी मॉडलिटी ये कंसीडर करेंगे कि टच से, मोशन से, एक्सर्शन से, कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन, ब्रायोनिया में भी देखा था हमने। और अमिलरेशन कैसे होता है? लाइंग विथ हेड लो, कंप्लीट हेड नीचे करके कंप्लीट रेस्ट से। तो ये अर्निका के सिम्टम। अभी इसका पिक्चर कैसा दिखेगा? ब्रूइज, स्ट्रेन्ड, ओवरवर्क, जॉइंट और मसल ऐसे लगेंगे कि वो ब्रूइज हो गए, बहुत स्ट्रेन किया गया उस पे, उसका बहुत ज्यादा काम कर लिया गया। देखो कई लोग बहुत ज्यादा एक्सर्शन करते हैं ना, उन लोग को भी अपन कभी कभी, उनको जब फटीग जैसा लगता है तो हमने बोला कि अरे आपका काम आज बहुत ज्यादा हो गया, तो हम उनको अर्निका दे देते, रस्टॉक्स दे देते। तो इसमें भी जॉइंट एंड मसल्स पर कैसे रहेंगे? वो ब्रूइज्ड रहेंगे, स्ट्रेन्ड रहेंगे, ओवरवर्क्ड रहेंगे, टच से बहुत सेंसिटिव रहेंगे, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, बॉडी वाइड सोरनेस इज सीवियर, मे बी अकम्पनीड बाय लो ग्रेड फीवर, फीवर रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी। पेन इतना होगा तो स्लीप तो डिस्टर्ब होगी होगी। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इक्वेटोरियम का पेन आपको मैंने बताया बोन ब्रेकिंग पेन होगा, पर अर्निका का पेन कैसे होगा? ब्रूइज्ड होगा, सोर होगा, ऐसा लगेगा किसी ने मारा है। रस्टॉक्स का स्टिफनेस रहेगा, मोशन से इंप्रूव होगा। अर्निका का सोरनेस, एवर्जन टू टच रहेगा, सोरनेस रहेगा, पर टच से तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मुझे टच भी करे। तो यहाँ पे भी हमने एक्यूट पेन और सोरनेस के लिए लो पोटेंसी डिसाइड करी, और हायर पोटेंसी क्रोनिक लिंगरिंग पोस्ट वायरल जॉइंट में, वो जो मैंने पहले बताया। और कई बार तो हमने हमारे पास अर्निका ऑइंटमेंट, अर्निका जेल एक्सटर्नली लगाने को दिया। समटाइम यूज फॉर मसल, अगर मसल टेंडरनेस हो रहा है तो अर्निका का ऑइंटमेंट आता है, जेल है, वो अप्लाई करने के लिए भी हमने दिया। द लास्ट ड्रग विच वी हैव गॉट रिजल्ट, हमको जो ड्रग रिजल्ट ज्यादा दिया वो है कालमिया लेटिफोलिया। तो ये सब आपको पता है किस लिए यूज होते हैं। इसमें भी शार्प शूटिंग न्यूरल्जिक पेन होता है जॉइंट्स में, मसल्स में भी होता है वायरल इन्फेक्शन के बाद। पर तीन, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19, इसमें हमने कालमिया का यूज किया। जिन लोगों को डेंगू हुआ था उसमें हमें, वैसे पेशेंट भी नहीं आए डेंगू के बाद वाले इतने कि जिनको कालमिया के सिम्टम है, पर बाकी के पेशेंट आए जिनमें हमने ब्रायोनिया, रस्टॉक्स और इक्वेटोरियम दिया। इसका पेन कैसा होता है? शिफ्ट होता है रैपिडली एक जॉइंट से दूसरे, जैसे हमने सिम्टम ही बोला था ना, माइग्रेटरी होता है। ये जो पोस्ट वायरल अल्थराजिया अगर माइग्रेटरी हो रहा है तो उसमें हमने कालमिया के रिजल्ट बहुत अच्छे देखे। पेन्स रेडिएट डाउनवर्ड्स, नीचे जाता है, हिप से नीचे जाएगा, शोल्डर से रिस्ट की तरफ जाएगा डाउनवर्ड। पर इसमें एक चीज की थी, कई बार, हमेशा नहीं, कुछ कार्डियक सिम्टम्स भी मिलते हैं, पाल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, प्री कार्डियल रीजन में पेन हो रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ कालमिया। की मॉडलिटी क्या है? कि मोशन से एग्रावेशन, नाइट, कोल्ड वेदर, अर्ली मॉर्निंग, इसमें भी कालमिया लेट काम करता है। और अगर एकदम सो गए, स्टिल एकदम लाइंग स्टिल, वार्म ओपन एयर से, उसको अमिलरेशन होता है। तो कालमिया लेट का क्लिनिकल पिक्चर ऐसे मिलता है, इंटेंस न्यूरोलॉजिक पेन होता है, तो उसका पेन जो होता है वो न्यूरोलॉजिक पेन होता है, नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस इन लिम्स रहेगा। ये सारी चीजें हमने बाकी की 4 ड्रग में नहीं देखी है ना, कि नमनेस हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, पर कालमिया वालों को नमनेस और टिंगलिंग दिखाई देता है, वीकनेस दिखाई देता है। इनका पेन, कालमिया पेशेंट के पेन सडन डार्टिंग और स्टैबिंग, जैसे किसी ने स्टैब कर दिया है, और हमेशा से एसोसिएटेड रहेगा, स्टिफनेस रहेगा नेक का, बैक का। नोटेबल कॉन्कोमिटेंट इसका रहेगा, कॉन्कोमिटेंट में आएगा ना, हार्ट की अगर कोई कंप्लेंट है, कुछ कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है, पाल्पिटेशन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो आप इसको एज ए कॉन्कोमिटेंट कंसिडर करके कालमिया प्रिस्क्राइब कर सकते। पल्स स्लो है, पेशेंट में फील वीक एंड ड्राउजी विद ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल, मसल्स भी ट्रेम्बल करने लग जाती है, पेशेंट को बहुत वीकनेस आ जाता है, बहुत ड्राउजी फील करता है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे वो पांचों ड्रग में से, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया और अनिका से, तो रस्टॉक्स के फिर से जो सिम्टम्स मैंने बताए उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। बट कालमिया में क्या होता है? शार्प शूटिंग, ऑफन विथ नमनेस। मुमेला में भी नमनेस होता है ना, वैसे ही इसमें कालमिया में नमनेस ज्यादा रहेगा पेन के साथ। और अगर जब इसको हम ब्रायोनिया से कंपेयर करेंगे, जब इसको ब्रायोनिया से कंपेयर करेंगे, वो मोशन से वर्स होता है पर रेडिएटिंग नहीं होता है। कार्मिया पेन्स रेडिएट एंड शिफ्ट रैपिडली, बहुत जल्दी शिफ्ट होता है इसका। अर्निका से किया तो अर्निका में मैंने बोला ब्रूइज रहेगा, सोरनेस रहेगा, जबकि कालमिया का पेन न्यूरोलॉजिक और शूटिंग रहेगा। पोटेंसी फिर से वही
30-200 यूज करी गई और 1 mb यूज करी गई। यहाँ पे हमने 6 यूज नहीं करी। वायरल फीवर के बाद अगर न्यूरलजिक टाइप का पेन हो रहा है तो 30-200 से रिजॉल्व होता है। सीवियर है, रिकरेंट अर्थरालजिया है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, तो हमने 1 m पोटेंसी भी यूज करी है इसके लिए। तो कुछ एक आध केस में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। एक 32-year-old वुमन की पेशेंट थी, वुमन, स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन्स आफ्टर चिकनगुनिया हुआ था उसको। पूरे वही सिम्टम मॉर्निंग में, पूरे वही सिम्टम रेस्टॉक्स के सारे। मॉर्निंग में वर्स हो रहा है, रेस्ट से was worse in the morning and after rest, making first movement difficult। जैसे ही बिस्तर से उठे वो कहती थी कि मेरे लिए बिस्तर से उठ के चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, और एक बार जब उसने चलना चालू किया तो बोलती है कि पेन कम हो जाता है। और उसी वक्त रेनी सीजन था, रेनी सीजन की बात करें, डैम्प रेनी वेदर वर्सन हर कंप्लेंट। वो जब डैम्प रेनी वेदर आता तो कंप्लेंट बढ़ जाती थी। वाइल वार्मथ एंड मोशन, गर्म से मोशन से पेन रिलीफ होता है। तो वी हैव प्रिस्क्राइब रस्टॉक्स 200 विथ एक्सेलेंट रिलीफ। 10 दिनों के अंदर ये पेशेंट हमारे ठीक हो गए। ऐसे कई केसेस है। मैं आपको पांचों रेमेडी के 5 केस आपको यहाँ बताऊंगी कि हमने कैसे ठीक किया, क्या पोटेंसी दी। ये तो रस्टॉक्स का केस था। दूसरा केस हम ब्रायोनिया का देखेंगे। 40-year-old मैन था, सिवियर नी और शोल्डर पेन लेके हमारे क्लिनिक में है डेंगू फीवर के बाद। ये वाला जो पेशेंट था तो चिकनगुनिया हुआ था, ये पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ था। अब पूरे ब्रायोनिया के सिम्टम देखो कैसे सिम्टम मिले। पेशेंट बोला एकदम शार्प स्टिचिंग पेन हो रहा है और स्लाइटेस्ट मूवमेंट्स, मैं बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिस्तर पे सोया रहा हूँ। फोर्सिंग हिम टू लाइक कंप्लीटली स्टिल, मैं एकदम शांत होके बिस्तर पे लेटा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और कह रहा था कि मेरा माउथ सूखा रहता है, मुझे पानी का बहुत ज्यादा प्यास लगता है। मैं आपको वही केस दिखा रही हूँ जो मुझे एग्जैक्टली ऐसा लगा कि ब्रायोनिया का है और आपको दिखाना चाहिए। और बोलता है कि आराम करता हूँ तो मुझे कंप्लीट रिलीफ मिलता है। तो ब्रायोनिया के 200 पोटेंसी दी गई और विद इन अ वीक पेन्स भी कम हो गए, जनरल कंडीशन भी इम्प्रूव हो गई। जो जनरल कंडीशन उसकी बिगड़ गई थी, जैसे कि माउथ बहुत सूखा सूखा लग रहा था, थर्स्ट भी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो ये सारी जो जनरल कंडीशन थी वो भी इम्प्रूव हो गई। तो ये ब्रायोनिया का केस। तीसरा केस हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियम का। 28-year-old मैन था, रिकवरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हुआ था, प्रेजेंटेड इंटेंस बोन एंड, बोले कि पूरे पूरे बोन में, हड्डियों में दर्द है, मसल में दर्द है। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो बोन्स है वो टूट गए, फ्रैक्चर तो नहीं हो गया डॉक्टर साहब, मैं चल तो पाऊंगा ना, ऐसी बातें वो आदमी कर रहा था। 28 साल का लड़का। तो जो पेन जो एसोसिएटेड थे उसमें क्या था, पेन्स आर एसोसिएटेड विद फीवर। वो कहने लगा कि मुझे फीवर जब आया था ना तो मुझे ठंडी लगी थी, ठंड लगी, फीवर आया, फिर उसके बाद मुझे बहुत ग्रेट एग्जॉशन, मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था, बहुत ही रेस्टलेस था, ग्रोनिंग फ्रॉम द सीवियरिटी ऑफ बॉडी एक, मतलब इतना बॉडी एक था कि उससे वो एकदम तकलीफ में था। इक्वेटोरियम फटे। अभी देखो पोटेंसी क्या दी है हमने, 30 दी गई एंड और कुछ ही दिनों के अंदर इतना पेन रिड्यूस कि वो हमें ये कहने लगा कि इतनी जल्दी रिलीफ मुझे किसी भी डॉक्टर से नहीं मिला जितना आपकी होम्योपैथी से मिला। तो इस पेन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली अलॉन्ग विद एनर्जी भी, क्योंकि वो क्या बोल रहा था, मुझे इतना एग्जॉस्टेड फील होता है कि मैं थोड़ा भी काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। पर इप्यूटेरियम ने इतना अच्छा रोल प्ले किया कि उसकी जो एनर्जी लेवल थी वो भी इम्प्रूव हो गई। अभी एक केस हम दिखा, एक और केस डिस्कस करेंगे अर्निका का। तो ये एक वुमन 35-year-old की थी। तो पूरे अर्निका के सिम्टम, कई बार तो पेशेंट ऐसे आते हैं ऐसा लगता है कि उनकी पहले से ही रेमेडी डिसाइडेड है कि ये देना है। तो मैंने भी वही केसेस आपको दिखाने की कोशिश करी। तो चिकनगुनिया हुआ था, 35-year-old वुमन थी, ब्रूइज्ड, सोर पेन ऑल ओवर द बॉडी। शी सेड द, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस बिस्तर पे सोती हूँ वो बहुत ही कड़क है, और जब भी मैं स्लाइट टच भी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मसल्स दुख रही है, मेड हर मसल्स एक। बिस्तर को स्लाइट टच किया तो ऐसा लगता है कि मेरी जो मांसपेशियां है वो दर्द कर रही है, बहुत ज्यादा वीक फीलिंग हो रही थी। और वो पेन को तो, प्रेशर को टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी पेनफुल एरियाज में। अगर अपने कुछ ऐसा हाथ दबा के भी देखा तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो अर्निका का पोटेंसी 200 डिसाइड किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया, और एक हफ्ते के अंदर जिस केसेस में रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिले हैं वही केसेस में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ।
soreness and fatigue reduced within a week. इतनी जब वो क्लिनिक में आई थी तब उसका चेहरा, और जब वो 1 हफ्ते के बाद में आई थी उसका चेहरा बहुत ही हँसता खेलता। इतने पेन में आई और 1 हफ्ते के बाद पूरा स्माइल से वो क्लिनिक में मिठाई लेके आई कि ये तकलीफ मेरी इतने दिनों की थी, वो आपने सिर्फ़ 1 हफ्ते में मेरी तकलीफ को ठीक कर दिया। एक केस और डिस्कस करेंगे हम, जो हमारी 5वीं ड्रग थी उसका केस मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो वो केस है हमारा कालमिया। तो 29 ईयर ओल्ड मैन था, उसको कोविड-19, अभी कोविड-19 का भी केस है। तो वो कोविड-19 के बाद शार्प शूटिंग पेन हो रहे थे जॉइंट्स में। कोविड-19 से तो रिकवर हो गया था, पर उसके बाद जॉइंट्स पेन शुरू हो गए थे। वो पेन कैसा था? माइग्रेटरी, मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो पोस्ट वायरल अर्थराल्जिया होता है ना, इसका पेन होता है माइग्रेटरी, कभी यहाँ, कभी वहाँ, रेडिएट होता रहता है। तो इनका जो पेन था ना, वो शोल्डर से रिस्ट की तरफ जा रहा था। पाल्पिटेशंस भी देखो, अभी कालमिया का टिपिकल केस था, क्योंकि कॉन्कोमिटेंट हमने क्या लिया? कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो उनको पाल्पिटेशन हो रहे थे, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा था जॉइंट पेन के साथ-साथ। तो उनको भी क्या दिया, सिर्फ उनको थोड़ा समय लगा ठीक होने में। 200 दिया गया विथ फॉलोअप्स विदिन 2 वीक्स। न्यूरल्जिक पेन जो था उनका और कार्डियक डिस्कम्फर्ट था वो सबसाइडेड हो गया। टिपिकल रिजल्ट, टिपिकल इंडिकेशंस ऑफ कालमिया। विद द हेल्प ऑफ दिस द पेशेंट गॉट रिलीफ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट वायरल अर्थाल्जिया। एक मेरा रिसर्च पेपर है, मैं विद इन 10 मिनट्स आपको बताऊंगी कि सिर्फ मैंने पोस्ट वायरल अर्थाल्जिया ठीक नहीं किया, पोस्ट वायरल मायल्जिया के भी बहुत सारे केसेस है। तो इसका एक रिसर्च पेपर एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था, तो वो विद इन 10 मिनट्स में आपको बताऊंगी। तो पोस्ट वायरल मायल्जिया में क्या होता है? मसल्स इन्वॉल्व होती है। अर्थराल्जिया में हम कहेंगे कि जॉइंट्स में ज्यादा पेन होता है, पर यहाँ पे जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व हुई। मसल पेन, फटीग, वीकनेस, ये सब कुछ आया। तो दैट लिंगर्स वीक्स टू मंथ। एक्यूट वायरल ठीक होने के बाद कई हफ्तों तक, कई महीनों तक उनको रिकवरी में टाइम लगा। तो ये देखा हमने। अभी ये जो पोस्ट वायरल माइल्जिया इन्फ्लुएंजा के बाद, एप्स्टीन बार वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू, कोविड-19 के बाद कई लोगों को पोस्ट वायरल माइल्जिया हो रहा था, और डिस्पाइट रिजोल्यूशन ऑफ द प्राइमरी वायरल इन्फेक्शन चला गया, पर बॉडी में मस्कुलर डिस्कम्फर्ट, फटीग रह गया। और अब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, वो एनाल्जेसिक और ये सब दे के उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। बट इन होम्योपैथी आई ट्राइड दिस ड्रग। In a brief, I will tell you that Rustox, Gelsemium plays a very important role in relieving the post-viral myalgia. अर्निका हम डिस्कस कर चुके, तो रस्टॉक्स, अर्निका, ब्रायोनिया। मैंने आपको पहले कहा था 2 ड्रग्स और है, 2 रेमेडीज और है जो पोस्ट वायरल माइल्जिया होता है उसमें काम आती है। दैट इज द सार्कोलैक्टिक एसिड। आप बोरिक रेपर्टरी में जाएंगे, आपको सार्कोलैक्टिक एसिड एक रेमेडी मिलेगी, और लाइकोपर्सिकम। 2 रेमेडी ऐसी है जो पोस्ट वायरल मायल्जिया, मायल्जिया मसल का पेन, तो ये भी रेमेडी मैंने यूज करी। फास्फोरिक एसिड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये जो सारी रेमेडी है, इस पे रिसर्च करी गई और ये रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया गया। तो लिमिटेशन, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिमिटेशंस बहुत है। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिमिटेशंस हमको दूर करने, तो होम्योपैथी क्या बुरी। So with the help of homeopathy, we have treated this post-viral myalgia also. And on the basis of symptoms की severity क्या थी, पेशेंट का वेलबींग क्या था। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी कि despite clinical report, potential efficacy of homeopathic intervention in managing post-viral myalgia, there remains a lack of comprehensive analysis of clinical outcomes related to this treatment. तो थोड़ा देखते, there is also limited consensus on specific homeopathic remedy, dosing strategies and treatment duration. थोड़ा सा कॉन्सेंसस था इसके ऊपर कि कौन सी रेमेडी देना, डोज कैसे देना, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना देना। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम दिमाग में आई, और वो रिसर्च प्रॉब्लम को लेके ये रिसर्च किया गया। तो पोस्ट वायरल माइल्जिया में इफेक्टिवनेस क्या है होम्योपैथिक रेमेडी का, और इसका एम क्या था? एमिंग टू आइडेंटिफाई पैटर्न कैसा है, थेरेपेटिक आउटकम्स क्या है, और रिकमेंडेशन क्या है इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट के। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स मैंने ये कि इवेल्युएट करना है, आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का
एनालाइज करना है पेशेंट की रिपोर्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी को एक्सप्लोर करना है कि करंट रिसर्च में और प्रपोज डायरेक्शन में कुछ गैप्स है क्या, ये सारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया स्टडी का। और उसके बाद लिटरेचर इतना रिव्यू किया गया, इतने सारे लिटरेचर रिव्यू करके मेथोडोलॉजी ये डिसाइड करी कि स्टडी डिजाइन क्या होगा। प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी कंडक्ट करी गई होम्योपैथिक आउटपेशेंट 3 महीने तक। और ऑब्जेक्टिव दिमाग में क्या रखा गया कि इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पोस्ट वायरल मैनेजमेंट। सैंपल साइज 20 पेशेंट्स लिए गए जो कि 18 और 65 ईयर्स के बीच में थे और वो सिम्टम लेके आ रहे थे पोस्ट वायरल माइल्जिया के मोर देन 3 वीक से, जिनको ये हो रहा था उन्हीं को कंसीडर किया गया। कौन कौन से पेशेंट इंक्लूड किए गए? जिनको इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया और कोविड-19 के बाद पेन हो रहा था, मसल पेन हो रहा था। फिर एक और स्केल भी यूज गई, विजुअल एनालॉग स्केल, आप सबको पता होगा, विजुअल एनालॉग स्केल यूज करी गई। और विलिंगनेस टू फॉलो अप एंड अडयर टू होम्योपैथी, जो कि विलिंगनेस था उनको कि हाँ हमें होम्योपैथी से ठीक होना है, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया। और फिर एक्सक्लूड भी जिनको पहले से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर थे, जो स्टेरॉइड्स पे थे, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे थे, जिनका कॉन्करेंट ट्रीटमेंट शुरू था अल्टरनेटिव मेडिसिन से, और कुछ साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, प्रेगनेंसी जो लेडी थी, इन सबको एक्सक्लूड किया गया। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया फिजिकल, मेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम पे 30 और 200 पोटेंसी डिसाइड गई। ट्रीटमेंट कैसे किया गया? इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्रिप्शन वेरिंग अक्रॉस पेशेंट बेस्ड ऑन द टीओएस के बेस पे वो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया। ये रेमेडी रस्टॉक्स, जेल्सिमियम, अर्निका, फास्फोरिक एसिड। हाँ, 2 रेमेडी जो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सार्कोलेक्टिक एसिड, ये इसमें क्या होता है कि डीप मस्कुलर फटीग होता है, जो फटीग होता है वो मस्कुलर लेवल पे होता है और सोरनेस बहुत ज्यादा होता है, फिजिकली पेशेंट आपको एग्जॉस्टेड मिलेगा। और जो लाइकोपर्सिकम है ना, इसमें आपको एसोसिएटेड सिम्टम है रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में होता है ना, उनमें पोस्ट वायरल माइल्जिया में आप लाइकोपर्सिकम भी दे सकते हैं। बाकी रेमेडी तो आपको पता है, पर ये 2 रेमेडी, दीज 2 रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मस्कुलर वीकनेस। वहां पे फटीग, वीकनेस एंड लिंगरिंग फटीग फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन। पेशेंट वेयर एडवाइज टू रिफ्रेन, उनसे कहा गया कि आपको एनाल्जेसिक नहीं लेना है, स्टेरॉइड्स नहीं लेना है, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं लेना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दिए गए फॉर मसल पेन ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड अनलेस मेडिकली नेसेसरी। जब तक ज्यादा नेसेसिटी नहीं हो जाए तब तक ये सबको आपको नहीं लेना है। और उनको सपोर्टिव लाइफस्टाइल मेजर में उनसे कहा गया कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है और रेस्ट भी लेना है, ये भी मेथोडोलॉजी में इंक्लूड किया गया। आउटकम मेजर क्या मिले कि उनका जो विजुअल एनालॉग स्केल में चेंजेस आ रहे, स्कोर जो रहता है, और एक और स्केल यूज करी गई फटीग सेवरिटी स्केल, एफएसएस, दोनों का स्कोर चेक किया गया तो वो कम हुआ। असेसमेंट किस पे बेस किया गया? बेसलाइन, डे 0, चौथे हफ्ते के बाद और 8वें हफ्ते के बाद। तो इंप्रूवमेंट कैसे दिखा? अगर मार्क इंप्रूवमेंट है 60 से ज्यादा, वीएस कम हुआ है, एफएसएस स्कोर कम हुआ है, मॉडरेट इंप्रूवमेंट बोला गया 30 to 59, और माइल्ड और नो इंप्रूवमेंट बोला गया अगर 30% से कम हुआ है तो फॉलो एंड डाटा कलेक्शन लिया गया, इथिकल कंसिडरेशन भी लिया गया। कई बार तो टेली कंसल्टेशन भी हुआ, कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ है, सिम्टम प्रोग्रेशन, नीड फॉर एडिशनल थेरेपी, ये सब भी डॉक्यूमेंट किया गया, इथिकल कंसिडरेशन भी लिया गया। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? 20 पेशेंट थे, उसमें से 12 फीमेल और 8 मेल थे। उनकी एज भी देखी गई, 22 to 64 ईयर्स थे। मीन एज में हमें 41.3 ईयर्स के मीन एज मिली। और प्रीसीडिंग वायरल इलनेस, कोविड-19 के 10 पेशेंट थे, डेंगू के 4, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के 3 और चिकनगुनिया के 3 पेशेंट थे। जो मेन कंप्लेंट सबसे ज्यादा थी, मसल पेन, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस और डिफिकल्टी इन रूटीन एक्टिविटीज ड्यू टू पेन एंड फटीग, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लेके आए थे। ये रेमेडी इतने पेशेंट को दी गई। सबसे ज्यादा रेमेडी रस्टॉक्स ने काम किया, जेल्सिमियम 4 पेशेंट्स में काम करी, अर्निका मोंटाना 3, फास्फोरिक एसिड 2 और ये सार्कोलेक्टिक एसिड 2। और एक्चुअली ये रिसर्च कंप्लीट होने के बाद देखा गया कि लाइकोपर्सिकम और सार्कोलेक्टिक एसिड वेरी गुड रिजल्ट फॉर ऑल दिस थिंग। क्लिनिकल आउटकम ये निकला, मार्क्ड इंप्रूवमेंट जो हमने पहले डिसाइड किए थे। और ये जो वास्ट स्कोर है, एफएसएस स्कोर है, उसमें भी बहुत पेशेंट को वीक 8 में देखो स्कोर कितना कम हुआ है, 7.1 से 2.7 तक पहुंच गया, 5.9 से 2.1 तक पहुंच गया। फॉलोअप ऑब्जर्वेशन भी देखे गए, नोटिसेबल इंप्रूवमेंट बाय द 4th वीक, रिडक्शन इन मसल स्टिफनेस, एनर्जी लेवल, और कुछ भी एग्रावेशन और एडवर्स इफेक्ट हमको ट्रीटमेंट पीरियड में नहीं मिला। ये दिस इज द डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ दैट
all 7 drugs. So this graph is made distribution of remedy prescribed, clinical outcome जो हमने डिसाइड किया था उस हिसाब से, मार्क्ड इंप्रूवमेंट, माइल्ड इंप्रूवमेंट एंड मॉडरेट इंप्रूवमेंट. दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट. सिम्टम रिडक्शन ओवर टाइम, कैसे कैसे सिम्टम रिडक्शन हुए डे 0 से लेकर 8वें वीक तक. और जो ये ब्लू लाइन दैट इज फॉर अ वास स्कोर एंड एफएसएस लाइन फॉर द फटीग स्कोर, दिस आल्सो हैज बीन मार्क्ड. कंक्लूजन, लास्ट पार्ट, टाइम हो रहा है, लास्ट पार्ट इज दैट कंक्लूजन क्या निकला. ये जरूरी है आपको जानना कि ये रिसर्च करी गई माइल्जिया के लिए, तो क्या कंक्लूजन निकला. ये स्टडी क्या बताती है कि अगर हमने इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया सिम्टम को मैनेज करने के लिए तो प्रॉमिसिंग आउटकम मिलते हैं. 20 पेशेंट एनरोल्ड हुए थे. 85% शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन मसल पेन. 75% एक्सपीरियंस्ड और नोटेबल रिडक्शन इन फटीग, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है मसल पेन की और फटीग की. और जो एवरेज वास स्कोर डाउन हुआ, मैंने बताया 7.1 से 2.7, और फटीग स्कोर 5.9 टू 2.1 8 वीक पीरियड में. और ये रिजल्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक रेमेडीज मे ऑफर अ क्लिनिकल रिलेवेंट बेनिफिट इन पोस्ट वायरल रिकवरी. वायरल इन्फेक्शन होने के बाद जो कुछ भी होता है तो उसकी रिकवरी में होम्योपैथिक रेमेडी स्पेशल रोल प्ले करती है. तो अभी जैसे मैंने बताया कि द रेमेडीज मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब रेस्टॉक्स, जेल्सिमियम, अर्निका, ब्रायोनिया, फास्फोरिक, दीज आर द कॉमन रेमेडीज. ये कॉमन रेमेडीज तो रिलीफ देती ही देती है. तो होम्योपैथिक लिटरेचर में भी इसका बहुत ज्यादा उल्लेख है. मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए, फिजिकल एग्जॉशन के लिए, पोस्ट इन्फेक्शियस वीकनेस के लिए. पर एडिशनली 2 रेमेडी आप जरूर पढ़िए. सार्कोलैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा उपयोग में लाई गई मेडिसिन नोन फॉर ट्रीटिंग मसल फटीग एंड सोरनेस. और जो लाइकोपर्सिकम थी, हाँ, लाइकोपर्सिकम में एक बात यह है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी लेके आता है. उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी वीकनेस हो जाता है, जनरल डेबिलिटी हो जाती है. तो ये केसेस में ये 2 रेमेडी ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया. तो देर आर 5 रेमेडीज, दैट इज रेस्टॉक्स, जेल्सिमिया. तो वी हैव सीन दैट पोस्ट वायरल अर्थाल्जिया में भी रेस्टॉक्स का बहुत अच्छा रोल है. क्या आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा कि रेस्टॉक्स का पोस्ट वायरल अर्थाल्जिया में भी, माइल्जिया में. तो रेस्टॉक्स, अर्निका, ब्रायोनिया, और हमने 2 ड्रग उधर और पढ़ी थी, यूपिटोरियम परफोलिएटम और कालमियालेट. तो ये 5 रेमेडी के बहुत अच्छे रिजल्ट है पोस्ट वायरल अर्थाल्जिया में. और ये यहाँ पर जो 7 रेमेडीज है ये माइल्जिया में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले. जेल्सिमियम और फास्फोरिक एसिड अदर देन दोस 5 रेमेडीज, है ना. और उसके बाद जो 2 रेमेडीज जो मैंने आपको बोली, सार्कोलैक्टिक एसिड एंड लाइकोपर्सिकम, यू रीड फ्रॉम द बोरिक मटर मेडिका एंड यू रीड फ्रॉम एनी अदर बुक. दिस रेमेडी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीविंग ऑल दिस सिम्टम. तो ये स्टडी का स्ट्रेंथ क्या था कि इंडिविजुअलाइज अप्रोच करने पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. आप ड्रग प्रोटोकॉल को फिक्स करो, होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्ट करो टीओएस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स देखो, इमोशनल स्टेट देखो, मॉडलिटी देखो, आपको होलिस्टिक रूट टू रिकवरी ऑफर होता है. कुछ भी एडवर्स इवेंट नहीं मिलेंगे, नहीं मिले. अंडरस्कोरिंग द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, कि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है. और ये इस स्टडी ने हाई पेशेंट कंप्लायंस रेट था, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन हुआ, कॉन्फिडेंस इन द थेरेप्यूटिक अप्रोच, हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस है. पर जहां अच्छी बातें होती, लिमिटेशन भी देखी गई कि मेरा सैंपल साइज बहुत कम था और डिजाइन जो थी वाज ऑब्जर्वेशनल विदाउट कंट्रोल ग्रुप मैंने नहीं लगाया. तो ये क्या बताता है, लिमिटिंग द एबिलिटी टू ड्रॉ डेफिनेट कंक्लूजन अबाउट कितना एफिकेसी है, ये हमें ठीक से पता नहीं चला क्योंकि बीसी पेशेंट थे. प्लेसिबो इफेक्ट, नेचुरल, क्या पता प्लेसिबो इफेक्ट भी हो, ये लिमिटेशंस में आता है. नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज हो, साइकोसोशल फैक्टर्स में हो कंट्रीब्यूटेड टू द आउटकम. फ्यूचर स्टडी शुड इंक्लूड, इसमें फ्यूचर स्टडी भी इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल विथ लार्जर सैंपल साइज टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर एविडेंस. एंड प्रैक्टिस के इम्प्लीकेशन देखा जाए तो होम्योपैथी में सर्व एज ए सपोर्टिव और इंटीग्रेटिव ऑप्शन इन पोस्ट वायरल माइल्जिया, स्पेशली इन केसेस वेयर कन्वेंशनल ऑप्शंस आर, जहां पे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इनसफिशिएंट है, टॉलरेट नहीं हो रहा है पेशेंट को, वहां पे होम्योपैथी इज द बेस्ट. क्रोनिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पोस्ट वायरल सिंड्रोम, सेफ है, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देने से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन भी होता है. तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल. आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड इन द टाइम. So this is about my today's session. So I think you understood. आप, मुझे लगता है आप लोग ने इसको ठीक से समझा होगा. तो अगर
ऐसे कुछ पोस्ट वायरल अर्थरालजिया के केसेस आते हैं। तो व्हाटएवर आई एक्सप्लेन्ड, जो भी मैंने आज एक्सप्लेन किया है, होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, है ना? थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आज के टॉपिक पे, और इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ रेमेडी। थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये एक डॉक्टर साहब का कुछ क्वेश्चन था, स्टिचिंग पेन, व्हाट टाइप ऑफ स्टिचिंग पेन, and also explain different types of pain in repertory. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन इन रिपर्टरी। तो आपको अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन कौन कौन से होते हैं, अगर आप एकिंग से शुरुआत किए और थ्रॉबिंग तक गए अल्फाबेटिकली, तो जिस रीजन में पेन हो रहा है, तो उस रीजन के चैप्टर को ओपन करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन ढूंढ सकते हैं। तो थ्रॉबिंग है, स्टिचिंग है, एकिंग है, ड्राइंग है, लेंसिनेटिंग है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन है। तो ये जो टाइप है ऑफ पेन है, ये आपको रिपर्टरी में वो पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो रहा है, तो पर्टिकुलर चैप्टर में जाके आपको पेन रूब्रिक के अंदर और आपको रूब्रिक्स मिलेंगे उसके अंदर। Doctor, excuse me, now this is the time for the, yeah, time is over. Yes ma'am, Thank you. okay. Thank you ma'am for giving me an opportunity. So now it's your time for English session. Okay, thank you so much ma'am. Thank you so much. Thank you, Hindi Thank team. you. Thank you, Sahani sir. Sahani sir is here. Oh, not here, huh? Okay. Dr. Anjani, you are starting the session now? Yeah, Janamdin Mubarak, sir. Happy Ah, birthday yes, sir. to you. Happy long life to you. Thank you so much, sir, for joining with us, encouraging us, everything. Thank you very so much. much. Thank you very Strong much, love. and all the participants and all, everyone. Love you, sir. Uh, Love you so much. And Happy birthday, sir. Happy birthday. Thank you, sir. Thank you, sir. Wish you happy And, birthday sir. so on behalf of IFPH, I am once again saying you happy birthday. Bye bye, Hindi team. Now we are moving to the English session.